गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्रेन एंड आज हम पढ़ेंगे टिफर 2019 का फिजिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम देखो सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे और 2019 का है, ऐसे ही हम 18, 17 आपके लिए सारे प्रीवियस ईयर डाल देंगे। ठीक है, और उसके बाद चलो अब अपन बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अपना क्या था, कंसीडर द सरफेस डिफाइंड बाय, ये आपका सरफेस डिफाइन है। ठीक है, इस इक्वेशन से यहाँ पे ए बी सी डी जो है ये कांस्टेंट है। बोल रहा है इफ़ n1 एंड n2 आर यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स। बोल रहा है n1 और n2 दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स है टू द सरफेस, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, एक्स वाई जेड पे, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, 1 1 0 पे और 0 0 1 पे। तो बोल रहा है m एक यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल है n1 और n2 दोनों के। तो बोल रहा है m कैप निकालना है आपको। क्या है, दोबारा से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको अच्छा समझ आएगा और आप सॉल्यूशन बड़ी जल्दी और आसानी से निकाल लोगे। देखिए वापस से क्वेश्चन, एक हमारा सरफेस है जो डिफाइन है इस इक्वेशन से, ए बी सी डी आपकी कांस्टेंट है, n1 और n2 दो यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स हैं। ठीक है, किस पॉइंट, किस सरफेस पे, इस सरफेस पे, ये आपका सरफेस दे दिया गया है एम कैप। अब बोला गया है एम कैप एक यूनिट वेक्टर है जो n1 और n2 के नॉर्मल है। अब आपको एम कैप की वैल्यू निकालनी है। तो चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए देखो आंसर, सबसे पहले आप गिवन चीज़ें लिखोगे क्वेश्चंस में, देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा वो अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले देखिए आप ये सरफेस गिवन है तो सरफेस हमने लिखा। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है एम कैप जो कि किसके परपेंडिकुलर है, n1 और n2 के। तो सबसे पहले हम n1 और n2 निकालेंगे तभी तो ये निकाल सकते हैं। तो देखो द यूनिट वेक्टर नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस फाई इज गिवन एज, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस कैसे गिवन होगा, डेल फाई अपॉन डेल फाई का मैग्नीट्यूड, यही तो फॉर्मूला होता है। अब डेल फाई आप इजीली निकाल सकते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट कर दो सरफेस को, जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया ये आया, बिल्कुल ये तो आप कर सकते हो। पावर आगे, पावर में से एक कम, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, जो हमारा निकल कर आया है डेल, आप उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, उसके एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी आई जे के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लगा दो। जैसे ही हमने स्क्वायर कर कर रूट लगाया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो, अब हम n1 और n2 निकालेंगे और n1 और n2 के लिए आपके पास सरफेस गिवन है। ठीक है, तो देखो n1 के लिए क्या गिवन है, 1 1 0 और n2 के लिए 0 0 1। तो आप इसमें y वाला z वाला जो टर्म है उसको आप ज़ीरो कर दोगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे z वाला कोई टर्म है, z वाला तो कोई भी टर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ज़ीरो किसको रखेंगे, किसी को भी नहीं। आप सीधा ये वाला सरफेस लिखो, ये सरफेस लिखा, उसके बाद अपॉन में रूट हमने ये लगाया। ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू आ गई n1 की। n2 की कैसे निकालोगे, एक्स वाई के कोफिशिएंट को रखो 0, बाकी आप लिख दो। यहाँ क्या आएगा, सी के कैप रूट सी स्क्वायर, क्या आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सी आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा के कैप। ठीक है, तो इतना यहाँ से आपको क्लियर है। हमने सरफेस को डिफरेंशिएट किया बिकॉज ऑफ हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था, डिफरेंशिएट, फिर मैग्नीट्यूड निकाला, देन हमारे पास n1 n2 आ गया। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एम कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू बोथ सरफेस n1 n2। n1 n2 की वैल्यू हम इजीली निकाल चुके हैं। अब एम वेक्टर कैसे निकलेगा, n1 क्रॉस n2, n1 भी है n2 भी है, तो 2a i क्रॉस के, j क्रॉस के क्रॉस के, यही है। उसके बाद देखो i क्रॉस j तो पॉजिटिव होता, j क्रॉस के भी पॉजिटिव होता, बट i क्रॉस के तो क्या आएगा, -2aj और +2bi, ये आपका निकल गया। अब एम कैप कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका वेक्टर हमने लिखा, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड लिखा, आई कैप और जे कैप वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट। उसके बाद क्या आ गया, 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, बी आई कैप माइनस ए जे कैप अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो यही अपना, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी आई कैप माइनस ए जे कैप अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन बी था, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और एम वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर n1 और n2 के। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इजी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए द एजन वैल्यू फॉर 3x3 मैट्रिक्स आर। देखो हमको क्या गिवन है, हमको एजन वैल्यू गिवन है, एजन वैल्यू गिवन है, उसके बाद एजन वेक्टर भी गिवन है। ये हमें एजन वेक्टर गिवन है, द मैट्रिक्स एम इज, तो हमें वो मैट्रिक्स निकालनी है। हमें एक दो चीज़ गिवन है, एजन वेक्टर और एजन वेक्टर और एजन वैल्यू, इन दोनों चीज़ों से हमें मैट्रिक्स निकालनी है। तो देखिए गिवन क्या क्या है हमें गिवन है एजन वैल्यू गिवन है, वी कैन कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर हमें एजन वैल्यू गिवन है तो क्या हम डायगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमने डायगोनल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली, ठीक है। अब देखिए अब हमें एजन वेक्टर गिवन है, तो एजन वेक्टर की हेल्प से हमने एक मैट्रिक्स बनाई। किस तरीके से बनाई कि m इज इक्वल टू एक्स डी एक्स इनवर्स, ठीक है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स को आपको बीच में लिख लेना है और ये x को इधर और x का इन्वर्स लेकर इधर लिख लेना है, देन इसको सॉल्व करना है। कैसे देखिए बोले ना एक्स इनवर्स क्या होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स इनवर्स। एक्स इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ से निकाल लिया, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए जैसे ही हमने निकाला और एक्स का क्या निकाला, इस एक्स का डिटरमिनेंट निकाला, -6 आया, फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ से ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने एक्स और डी और एक्स के इनवर्स की वैल्यू रखी, जैसे ही रखी आप मल्टीप्लाई करके ये इजीली कर लेना और फिर इजीली ये आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा ए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल ट्रांसफॉर्म अ टेट्राहेड्रन ABCD विद वर्टेक्स एट लिस्टेड बिलो। ये आपको सारे ऑपरेशन दे दिए हैं। ये आपका क्या, ये आपके वर्टिसेस ABC है, उसके बाद ये किस में चेंज होता है, इसमें चेंज होता है, कैसे चेंज होता है ये बताना है। तो ये क्या करेगा, ये पहले ये था, ये क्या होगा, एक्स में रोटेशन होगा, एक्स प्लेन में, रिफ्लेक्शन इसका XZ प्लेन में ऐसा दिखेगा। तो इसका आंसर आएगा आ रोटेशन अबाउट x एक्सिस बाय π/2 एंगल से रोटेट हुए x एक्सिस में, देन आ रोटेशन फिर z एक्सिस में रोटेशन होगा π/2 का, और ये आपको फिगर मिल जाएगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, आ ब्रिटिश कोइन हैज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑन द हेड साइड, ठीक है। देखो एक कॉइन है, उस पे हेड साइड पे क्या है, क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो बनी हुई है, एंड 1 पॉन्ड रिटर्न एज टेल साइड पे 1 पॉन्ड है। तो बोल रहा है वाइल एन इंडियन कॉइन पे क्या है, इंडियन कॉइन पे महात्मा गांधी की फ़ोटो तो है हेड पे और 10 रुपये की फ़ोटो है टेल पे, 10 रुपीज़ की, ठीक है। तो बोल रहे दीज टू कॉइन्स आर टॉस। हमने ये दोनों कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली, एक साथ कितनी बार, 2 बार, ट्वाइस, ठीक है। तो बोल रहे द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टॉस वॉज हेड। फर्स्ट टॉस का रिजल्ट क्या आया, हेड आया फॉर बोथ द कॉइन, दोनों कॉइन के लिए। द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट ऑफ सेकेंड टॉस, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड टॉस की, ठीक है। जब उस पर 10 रुपये आए तो 10 रुपीज़ की हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए इसका आंसर, देखो क्वेश्चन वापस से एक बार रिपीट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, इजीली समझ आएगा। देखिए आप क्या कहता है कि एक ब्रिटिश कोइन है, उस पर हेड पे तो बन रही है एलिजाबेथ और टेल पे बन रहा है क्या, 1 पॉन्ड, ठीक है। दूसरी साइड बात करें, इंडियन कोइन है, इंडियन कोइन में क्या है, जो इंडियन कोइन है उसमें हेड साइड तो बन रहा है महात्मा गांधी और टेल साइड बन रहा है 10 रुपीज़। तो बोल रहे हैं ये दोनों जो क्या थे कोइन, इनको हमने टॉस किया। जैसे ही हमने इनको टॉस किया हमारा रिज़ल्ट क्या आया, हमारा रिज़ल्ट फर्स्ट टॉस में तो दे दिया, क्या हेड आया, दोनों कोइन के लिए हेड आया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द रिज़ल्ट ऑफ सेकेंड टॉस, बोल रहे सेकेंड टॉस में 10 रुपीज़ आ जाए, उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए आंसर इसका, द रिज़ल्ट ऑफ टॉसेज आर इंडिपेंडेंट। रिज़ल्ट इंडिपेंडेंट होंगे, हमें क्या पता कब क्या आ सकता है। तो क्वीन एलिजाबेथ के लिए हमने हेड 1 लिया, 1 पॉन्ड के लिए टेल 1, टेल पे है ये हेड पे है तो हेड 1 टेल 1। महात्मा गांधी के लिए हमने H2 लिया, हेड 2, और 10 रुपीज़ के लिए लिया टेल 2, ठीक है। अब देखो पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे भाई, H1 के साथ दोनों को इस हमने टॉस किया, उस टाइम पे पॉसिबल आउटकम है। तो देखिए हेड 1 पे या तो हेड 1, इधर हेड 1 आएगा, इधर भी हेड आएगा, इधर भी हेड, इधर टेल, इधर हेड, दोनों को इनके लिए बता रहा है, ये सेकंड के लिए फर्स्ट के लिए, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो बोल रहे द प्रोबेबिलिटी दैट द रिजल्ट ऑफ सेकंड टॉस हैड अ 10 रुपीज़, वो प्रोबेबिलिटी हम निकाले जिस पे 10 रुपीज़ आए सेकंड टॉस में। तो देखिए सेकंड टॉस में यहाँ पे टेल
पे आएगा 10 रुपीज़। तो टेल के लिए क्या है, एक तो ये वाली प्रोबेबिलिटी, एक ये वाली प्रोबेबिलिटी, T2 10 रुपीज़ के लिए। तो हम क्या करते हैं, जो अपनी ये क्या आएगी, 2 बार है तो 2 अपॉन में टोटल कितनी है 4, तो 2 अपॉन में 4 क्या आ जाएगी 1/2, आंसर आएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, अ सेट ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n, एक सेट है पॉलिनोमियल का जिसका ऑर्डर n है, आर गिवन बाय फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से ये गिवन है। ठीक है, बोल रहे हैं द पोलिनोमियल P7x, अगर मैं n इक्वल टू 7 रख दूँ, यानी कि P7x हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, लेट्स कैलकुलेट Pn(x) क्या होगा, -1 की पावर n Pn(x). कैसे बोल रहे हैं, अगर n ओड होता है तो पोलिनोमियल भी ओड होगा। फंक्शन कैसा है, फंक्शन ओड फंक्शन गिवन है हमें। ठीक है, ओड फंक्शन गिवन है तो ये आपको बहुत सारे क्या 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 ऑप्शन में से आपको चेक करना है, जो फंक्शन ओड होगा वही फंक्शन निकाल के आप करेक्ट कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ये था, जैसे ही हमने इसमें माइनस डाला x की जगह तो ये -f(x) आया। ठीक है, यानी कि ये ओड फंक्शन है, तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, इज प्लेस्ड ऑन अ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल एडजस्टेबल एंगल। देखो ये मास है, बोल रहा है एक इंक्लाइन प्लेन पे ये एंगल बना रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल के साथ एज शोन इन फिगर। तो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द इंक्लाइन प्लेन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। इफ़ इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, अगर ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक एक्सेलरेशन के साथ जो क्या है <g/μ है। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच पार्टिकल विल रिमेन एट रेस्ट, वो थीटा की वैल्यू निकालो जिसमें आपका पार्टिकल रेस्ट में रहे। दोबारा से क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक पार्टिकल है, उसका मास है m, वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। उसके बाद आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये एक एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, जो क्या है एक्सेलरेशन लेस है g/μ से। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। आपको केवल इस थीटा की वैल्यू जब निकालनी है जब ये मास किस में हो, रेस्ट में हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब ध्यान से, फिगर सभी को दिख रही है। ठीक है, अब ये देखो ये इंक्लाइन प्लेन था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, ये जो मास है नीचे mg लगाएगा वेट के कारण, ऊपर इस पर इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, इधर फ्रिक्शन फोर्स लगने के कारण ma cos थीटा और ma sin थीटा 2 कंपोनेंट में टूट जाएगा ये। उसके बाद mg भी टूट जाएगा, इधर mg sin थीटा और इधर mg cos थीटा। ठीक है, इधर फोर्स ma मान सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद इधर एक्सेलरेशन जा रहा है, r नॉर्मल रिएक्शन इधर होगी, नॉर्मल रिएक्शन, r क्या है नॉर्मल रिएक्शन है। उसके बाद देखिए, तो फिगर में से देखिए F+a, देखो फोर्स F और ma cos थीटा दोनों ऊपर है, F और ma cos थीटा हमने प्लस किया, नीचे क्या होगा mg sin थीटा, नीचे क्या होगा mg sin थीटा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद रिएक्शन की इसी तरह बनाएंगे हम, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ठीक है, ये थोड़ा इधर ना होकर इधर बनेगा ये। ठीक है, उसके बाद वैसे तो सही है बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन आ गई, तो f इज़ लेस देन इक्वल टू μr। अब हमने क्या किया, mg sin थीटा माइनस ma cos थीटा इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, म्यू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ये कैसे हुआ, यहाँ पे हमने f की वैल्यू है, f की वैल्यू रखी। ठीक है, इधर ये चला जाएगा ना, इधर माइनस में आ जाएगा, तो इधर f की वैल्यू रखी है, इधर म्यू रखा है और इधर रिएक्शन की वैल्यू रखी है। अब क्या करना है, आपको डिवाइड कर दो दोनों साइड cos थीटा से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा g tan थीटा, ये a हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद tan थीटा कॉमन लिया, a माइनस म्यू है आ गया, tan थीटा की वैल्यू आई। जैसे ये वैल्यू आई, आप उसको थीटा को इधर, इस tan को इधर ले जाके tan इनवर्स बन जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 बॉडीज़ A एंड B ऑफ इक्वल मास, 2 बॉडीज़ है A और B जिनका मास इक्वल है, सस्पेंडेड बाय 2 रिजिड सपोर्ट, 2 रिजिड सपोर्ट से ये सस्पेंड है। ठीक है, बाय सेपरेटेड मासलेस स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2। इफ़ द बॉडीज ऑसिलेट वर्टिकली, अगर ये वर्टिकली ऑसिलेट कर रही है सच दैट देयर मैक्सिमम वेलोसिटी आर इक्वल,
तो इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है। आपको यहाँ से ये मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल एक डाटा मिल गया। उसके बाद द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ए टू दैट ऑफ बी, तो तुम्हें क्या करना है, और रेशियो निकालना है एम्पलीट्यूड ए का और बी का। तो देखिए कैसे निकालते हैं अपन। सबसे पहले हमें पता है वी मैक्सिमम क्या होता है, ओमेगा इंटू ए क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड। अब हमें दिया है कि वी मैक्सिमम इक्वल है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो इक्वल है मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों की, यानी कि कांस्टेंट है एक तरह से। तो क्या ओमेगा ए इंटू में ए इक्वल टू ओमेगा बी इंटू ए बी हो जाएगा। बिल्कुल होगा भाई, ये चीज़ कांस्टेंट है तो ऐसे होता है, इसके इक्वल होगा। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ए बी को इधर ले जाओ, ओमेगा को इधर ले जाओ। तो ओमेगा क्या होता है, रूट के बाय एम। ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू K1 बाय K2। तो यहाँ पे हम ए अपॉन में ए बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे के बी अपॉन में के ए, इसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे ए था के बी अपॉन के ए, तो एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या आ जाएगा, के बी अपॉन के। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए आपके पास क्वेश्चन ये है, कैसे है देखिए, द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक 3D ऑब्जेक्ट है आपका ये रहा, ठीक है। एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, स्केच ऑन अ राइट इज मेड बाय टेकिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी शेडेड। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये क्या है, यूनिफॉर्म स्फीयर है, इसका यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक है। उसके बाद ये जो शेडेड रीजन है इसमें क्या है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है। उसके बाद इसका रेडियस कितना है, आर, एंड स्कोपिंग आउट ऑफ अ स्पेयर कैविटी। ये स्पेयर कैविटी जो आप देख रहे हो ये अनशेडेड वाली, इसका डायमीटर कितना है, आर बोल रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है एम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ हमें अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिस। इसके टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट वेयर द स्पेयर टच, और उस पॉइंट से पास होगा जहाँ पे स्पेयर टच हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो हमारा टेंजेंशियल एक्सिस है इसके अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्पेयर है, शेडेड वाला, अनशेडेड वाला एक कैविटी है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस। तो इसका आंसर देखिए, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से। पैरेलल एक्सिस की थ्योरम क्या कहती है, देखो ये ए बी पैरेलल एक्सिस है, इधर यहाँ पे ये भी एक एक्सिस है और यहाँ पे रेडियस आर बताया हुआ है। तो बोले इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का क्या होता है, 2/5 mr² प्लस mr²। तो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7/5 mr²। ये आपको लर्न होना चाहिए, 7/5 mr², 7/5 mr²। नेक्स्ट चलते हैं, हम स्मॉल स्पेयर की निकालनी है हमें, आई डैश ले लेते हैं हम CM, यानी कि वो होगा तो वही 7/5, लेकिन आ जाएगा M डैश R डैश, क्योंकि यहाँ पे मास भी अलग होगा, R डैश रेडियस भी अलग होगा। तो M डैश यहाँ पे कितना आएगा, देखो मास क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मास जो है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी आएगी, 4/3, रेडियस कितनी है, R/2। अब हमारा M डैश क्या आता है, देखो तो 4/3 πr³ तो R यहाँ पे R/2 हो जाएगा, रो इसकी डेंसिटी हो जाएगी, यानी कि ये पहले वाले मास के 8 टाइम्स है, क्योंकि भाई फ़र्क तो केवल R/2 का ही पड़ रहा है, रेडियस का ही पड़ रहा है। तो 2 की क्यूब 8 है, तो M/8 कर दिया इसने, ठीक है कोई बात नहीं। आई डैश CM क्या आएगा, 7/5 मास हो गया M/8 और रेडियस हो गया इसका न्यू स्मॉल स्पेयर के लिए R/2। हमारे पास ICM डैश आने के बाद यहाँ से IAB क्या होगा, ICM माइनस आई डैश CM, ठीक है। उसके बाद IAB कैसे निकालेंगे, 7/5 mr², तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर से देख लो, चाहे 7/5 mr² कॉमन आ जाएगा, बचेगा ये, वहाँ पे होगा 1, इसमें तो 1 है और इसमें क्या होगा 8 × 2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आएगा। उसके बाद टोटल मास की बात करें तो क्या होगा, M माइनस M/8, वो क्या आएगा 7/8M। तो यहाँ से हमारा स्मॉल m की वैल्यू क्या आएगी, 8M/7। तो यहाँ पे हम 8M/7 रखते हैं स्मॉल m की वैल्यू, जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट करते हैं। IAB अपना आएगा 31/20 mr², ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कंसीडर 3 स्ट्रेट कोप्लेनर पैरेलल वायर। देखो 3 यहाँ पे तार रखी हुई है पैरेलल, ठीक है, 3 वायर रखी हुई है हमारे पास।
तो बोल रहे हैं कोप्लेनर है ये। उसके बाद बोल रहे वेयर द डिस्टेंस, हर वायर हर तार के बीच में दूरी है डी, यानी कि डिस्टेंस है डी। ईच वायर कैरी, हर तार के अंदर करंट जा रहा है आई इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिडल वायर ऑन द ईदर साइड वेयर द मैग्नीट्यूड इज वेनिश। बोल रहे आपको निकालना क्या है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, बीच वाली तार के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरीके से निकालना है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाए, वहाँ पे कोई आपको करंट ऑब्जर्व ना हो। तो वो डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं देखिए। 3 वायर है आपके पास, 3 वायर है, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी डैश ले लिया मैंने। पी डैश जैसे ही पॉइंट लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया कि डिस्टेंस है एक्स, तीनों के बीच में दूरी उतनी है, डिस्टेंस डी डी है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 ये 3 है, इनके बीच में दूरी डी डी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पी डैश पॉइंट माना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ख़त्म है और है भी कैसा, परपेंडिकुलर। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एट पॉइंट पी डैश पे क्या होगा, इस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है देखिए। मैग्नेटिक फील्ड एक किस पे, इनफाइनाइट वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो यहाँ से देखिए म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, तो उसके बाद क्या होगा, तो इसलिए इस पे क्या होगा, पी डैश पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे डिस्टेंस की बात करनी है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डिस्टेंस की बात करें तो भाई एक के लिए होता है 1/x हो जाएगा, इसके लिए 1 के लिए, और भाई इसके लिए 3 के लिए हो जाएगा d माइनस एक्स, क्योंकि इधर है d माइनस एक्स। इसके लिए क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो ये प्लस एक्स इक्वल्स टू में हमने 0 रखा। इन साइड के लिए प्लस होगा, आउटसाइड के लिए माइनस होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये वाली, आपको ये सॉल्व करना है बस, इससे ही आंसर आएगा। ये हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, यहाँ पे 3x² इक्वल टू डी आया, x² की वैल्यू आ गई d/3, यानी कि आपका डिस्टेंस कितना आ गया, प्लस माइनस d√3। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक पॉइंट चार्ज है Q पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, इज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ अ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्पेयर। एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्पेयर है, उसके आगे हमने वो चार्ज रख दिया है। इज बोल रहा है इफ़ द इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्पेयर इज प्लॉटेड सच दैट थिकनेस ऑफ ब्लैक शेडेड, अच्छा बोल रहा है कि इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी ऑफ करेक्ट प्लॉट विल बी क्लोजली रिसेंबल। तो क्या होगा देखिए भाई, कुछ नहीं होगा, आपको क्या करना है, ये डायग्राम टिक करके आना है। ऑप्शन बी सही है। कैसे सही है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, ये आपका स्पेयर है कंडक्टिंग, तो बोल रहे हैं पास में इंड्यूस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और जैसे जैसे दूर आएंगे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी पास में ज़्यादा होगी और दूर कम होगी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अ सर्कुलर कोयल, एक सर्कुलर कोयल है, आपकी दिख रही है फिगर में, दिख रही है, एक सर्कुलर कोयल है, ठीक है, उसका रेडियस है a और n टर्न्स है उसमें। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, अगर हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया जो कि आपकी कांस्टेंट है, and is along the axis of coil, is then made to undergo simple harmonic motion along the direction of axis। तो बोल रहे सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन जब उसमें होंगे तो उसमें करंट कितना होगा कोयल के थ्रू, करंट निकालना है हमें। तो देखिए अब देखिए यूनिफॉर्म है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसमें एन टर्न्स है। उसके बाद देखिए EMF क्या होता है, -d∅/dt, फ्लक्स का डेरिवेटिव विद नेगेटिव साइन, और फाई क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, B.da। अब आप जैसे ही B को बाहर लिखते हो n हो जाएगा, ये बिल्कुल डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या आएगा -B da/dt, और A क्या है यहाँ पे da/dt कांस्टेंट है, तो यहाँ एरिया A क्या है यहाँ पे कांस्टेंट, तो ये क्या आएगा 0। जैसे ही EMF 0 आता है तो हम बोलेंगे नो करंट विल बी इंड्यूस्ड। आपके ऑप्शंस में किस तरीके से था वो देखिए, आपके ऑप्शंस में ग्राफ दिए हुए थे तो उसमें ऐसा ग्राफ आएगा, इस पर शेडेड लाइन है क्योंकि करंट करंट टाइम का फंक्शन होता है इसलिए हमने IT लिखा है। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इतना ही था, EMF यूज़ करना है, फ्लक्स का फॉर्मूला B.da होता है, उसके बाद डेरिवेट जैसे करोगे तो 0 आएगा, कोई भी करंट नहीं होगा इसमें इंड्यूस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में
इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, डिफाइन ऐसे हुए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों दी गई है। बोल रहे ई नोट और बी नोट क्या है, रियल कांस्टेंट है, आपको निकालना क्या है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। निकालना है कि आपको द टाइम एवरेज पॉइंट वेक्टर, टाइम एवरेज पॉइंट वेक्टर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, अब हम देखते हैं। देखिए आपको गिवन जो चीज़ है पहले आप वो गिवन लिख लीजिए, जैसे कि हमें ई वेक्टर गिवन है, ये बी वेक्टर गिवन है, ये वी नीड टू कंबाइन रियल पार्ट्स, हमें दोनों के रियल पार्ट्स कंबाइन करने होंगे ताकि हम पॉइंटिंग वेक्टर निकाल सकें। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एस वेक्टर क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर की बात करते हैं तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, एस वेक्टर इज इक्वल टू 1/μ0 ई क्रॉस बी। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला है, हमेशा लर्न रखना, हर क्वेश्चन में इजीली निकाल सकते हो। तो देखो 1/μ0 ई क्रॉस बी, ई आपके सामने, बी आपके सामने, क्या इन दोनों का वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। जैसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो हमारे पास ये मिलता है। अब हमें पॉइंटिंग वेक्टर तो मिल गया, लेकिन उसने बोला है टाइम एवरेज पॉइंट वेक्टर चाहिए हमें, तो टाइम एवरेज के लिए आप ये वाला साइन लगाओगे। अब ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, और इसकी जो होती है कॉस की, साइन की क्या होती है, 1/2 होती है एवरेज वैल्यू, आप 1/2 लिखोगे, 1/2 फिर आप इसको ऐसे बी नॉट की हमने वैल्यू रखी यहाँ पे, जैसे ही हमने इसकी वैल्यू रखी तो हमारे पास ये आ गया टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो एक थर्मली इंसुलेटेड कॉफ़ी मग है, एक आपको नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आ थर्मली इंसुलेटेड कॉफ़ी मग है, एक आपका कॉफ़ी मग है, कॉफ़ी मग है, उसके अंदर कॉफ़ी डली हुई है 500 ग्राम ऑफ वार्म, और गरम गरम है एट 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पे गरम गरम कॉफ़ी गिरी हुई है 500 ग्राम। एज्यूम करो आप कि वो जो स्पेसिफिक हीट है उस टाइम पे उस लिक्विड की वो कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस, एंड द लेटेंट हीट, और जो लेटेंट हीट है फ्यूज़न की वो इतनी है। बोल रहे अमाउंट ऑफ, आप बर्फ़ का अमाउंट बताओ कि वो जब गर्म कॉफ़ी ठंडी कॉफ़ी में बदल जाती है और 5 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो जाता है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है अमाउंट ऑफ आइस बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, मास हमें दिया हुआ है 500 ग्राम, स्पेसिफिक हीट गिवन है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री पर सेल्सियस। आपको क्या बताना है, लेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट मस्ट बी ड्रॉप्ड इनटू कप कन्वर्ट इनटू कोल्ड कॉफ़ी। आपको बर्फ़ का अमाउंट बताना है, अमाउंट ऑफ आइस बताना है, ठीक है, जो क्या है कन्वर्ट हो गया कोल्ड कॉफ़ी में, वार्म कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी में कन्वर्ट हो चुकी है 5 डिग्री सेल्सियस पे। इस एम हमने एम मान लिया। अब देखो उस एम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीट्री, थर्मोमीट्री का जो नियम प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वी कैन राइट दैट, हम ये लिख सकते हैं कि हीट एनक्लोज्ड फ्रॉम द हाफ बॉडी, हाफ बॉडी से जितनी हीट एनक्लोज हुई है वो किसके इक्वल है, हीट गिवन इन द कोल्ड बॉडी, जो कोल्ड बॉडी हीट गिवन कर रही है वो उसके इक्वल है। कैसे लिखोगे, देखिए 500 हीट एनक्लोज फ्रॉम द हाफ बॉडी क्या आएगा, 500 इंटू में 5 इंटू में 80 माइनस 5, इधर क्या आएगा m इंटू में 80 प्लस m इंटू में 5 इंटू 5 माइनस 0, क्योंकि q क्या होता है, m इंटू सी होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से इस ईजिली कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे m की वैल्यू निकल जाएगी 441.18 ग्राम। ये था क्वेश्चन नंबर 14, ईजिली समझ आएगा। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 15 पर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एन आइडियल इंजन, एक आइडियल इंजन है, इज रन अकॉर्डिंग टू साइकिल, एक आइडियल इंजन है वो रन हो रहा है इस साइकिल के अकॉर्डिंग। एसटी डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेयर द प्रोसेस फ्रॉम डी टू ए, बोल रहे डी से ए पे जो प्रोसेस है आपका वो क्या है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोकोरिक यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबार यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपको ये फिगर दिख रही है, उसके बाद बोल रहा था कोरस्पॉन्डिंग साइकिल, आपके पास ऑप्शंस दिए हुए 4, उसमें से आपको पीवी डायग्राम निकालना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैसे निकालते हैं अपन, ये आपको डायग्राम गिवन है, ये आपको डायग्राम गिवन है, ठीक है। अब आप देखिए कैसे निकालोगे, पीवी ये आएगा, कैसे आएगा ये ग्राफ देखिए। तो आंसर फ्रॉम एसटी डायग्राम से वी सी दैट, हमने ये देखा कि ए बी कैन ईदर बी एन आइसोथर्मल कंप्रेशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कि भाई जो आपका ए बी है, जो आपका ए बी है ये आइसोथर्मल
कंप्रेशन भी हो सकता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी हो सकता है, बट एज एंट्रोपी इज़ डिक्रीजिंग, लेकिन यहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा एंट्रोपी है और यहाँ पे एंट्रोपी कम है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, सो इट मस्ट बी एन आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो ये क्या है, ये एक आइसोथर्मल कंप्रेशन है। उसके बाद देखिए नाउ इट इज़ गिवन, देखिए नाउ इट इज़ गिवन डी ए इज़ आइसोकोरिक। क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो आपका डी ए है ये आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, अब आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। आइसोकोरिक है एंड टेम्परेचर इज़ डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जब डी से ए की तरफ जाते हैं, डी से ए की तरफ जाते हैं टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि पी वी अपॉन में टी, देखो ये डी के लिए और ये ए के लिए दोनों इक्वल होंगे भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए पी ए की वैल्यू ये आ जाएगी। अब पी ए क्या आएगा, पी ए ग्रेटर देन पी बी लिख सकते हैं क्योंकि टी ए अपॉन टी बी इज़ लेस देन 1। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा ये था, बिल्कुल यही आएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आइसोथर्मल कंप्रेशन टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन ए बी में भी हो रहा था और यहाँ पे पी वी डायग्राम इसके अकॉर्डिंग निकल गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्या कहता है, कंसीडर अ थर्मल एंसेम्बल एट टेम्परेचर टी, एक थर्मल एंसेम्बल है टेम्परेचर टी पे, ठीक है, विच इज़ कम्पोज ऑफ आइडेंटिकल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो कंपोज किया गया एक हार्मोनिक ऑसिलेटर से जिसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नोट विद नॉन ओवरलैपिंग वेव फंक्शन। उसके वेव फंक्शन है वो कैसे है, नॉन ओवरलैपिंग। द प्रोबेबिलिटी दैट दीज विल बी एन इवन नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो इवन नंबर के लिए कि एनर्जी क्वांटा ऑफ सिस्टम की, ठीक है। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इवन नंबर और एनर्जी क्वांटा इन द सिस्टम, ठीक है। इवन के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, द थर्मल एंसेम्बल इज कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ नॉन ओवरलैपिंग वेव फंक्शन। वही जो गिवन चीज़ें हमने लिखी, यानी कि डिस्टिंग्विश ऑसिलेशन होंगे यहाँ। तो फिर देखिए द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, पार्टीशन फंक्शन का यूज़ करेंगे। पार्टीशन फंक्शन आपको पता होगा ये होता है। उसके बाद देखिए ये हमने किया, उसके बाद हमने बीटा ये होता है, हमने ई एन ले लिया। ई एन क्या होगा, n+1 h कट बाई 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने ई एन की वैल्यू रखी, फिर हमने इसको समीशन को हटा दिया और सबके लिए इंडिविजुअल हमने वैल्यू रखी। नेक्स्ट हमने ई की पावर माइनस बीटा एच का 2 मेगा कॉमन लिया, फिर ये आ गया हमारे पास। अब हमें पता है 1 + x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इससे आता है। तो अब हमने ये लगाने के बाद हमने इस पूरी जो हमारी ये थी इसको हमने ये लिख दिया, इसकी पावर -1 थी तो हमने इसको नीचे भेज दिया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी इवन नंबर एंड एनर्जी क्वांटा इन द गिवन सिस्टम इज, प्रोबेबिलिटी इवन के लिए क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपॉन मेजर, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, वही इंडिविजुअल खोला, फिर इसका ये तो आएगा ही कॉमन अपॉन में 1+, जैसे इस प्रॉपर्टी से हमने ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद अपॉन में z रखा हमने, फिर इसको कट पिट के ये आ जाएगा। उसके बाद अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं a - b a + b। जैसे ही हमने ये लगाया जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए और 1+ वाला आपके पास बच जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 17। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर मॉडल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हमने क्या किया, कंसीडर किया लीनियर मॉडल किसका, हाइड्रोजन साइनाइड का, HCN का, जो कि गिवन है। फिर देखिए इट फॉलोज दैट, ये क्या करना है हमें क्वेश्चन में फाइंड, तो देखिए यही करना है, मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी है हाइड्रोजन साइनाइड की कांस्टेंट प्रेशर पे। देखिए अब स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड कैसे निकालते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर पे, आंसर इसका आएगा 5.5 बार डी। कैसे आएगा ये देखते हैं अब। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। HCN का आपको फिगर दिख रहा है, वी नो दैट एनर्जी पर मोल ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, हमें पता है कि एनर्जी पर मोल किसी भी सिस्टम की ऐसे गिवन होती है, U = ½ F KB and TA, ½ F KB and TA, ठीक है, KB NA TA, ठीक है। F क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, NA क्या है, एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए हमें मोलर स्पेसिफिक हीट चाहिए थी, तो भाई मोलर स्पेसिफिक हीट में आपके सिस्टम की एनर्जी भी चाहिए थी, इसलिए ही हमने बताया ये। तो CV = DU/dTV।
अब हमने जैसे ही टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास ये CV की वैल्यू आती है और KB इंटू में Na को आप R भी लिख सकते हो। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 3n - K। अब देखिए यहाँ पे n कितना है 3, क्योंकि 3 मोल्स है। 3 इंटू 3 माइनस में K क्या है, नंबर ऑफ कांस्टेंट नहीं है हमारे पास, तो इज इक्वल टू में 9 आ गया। अब देखो CV क्या आता है 1/2, भाई आप F की वैल्यू रखो 9 इंटू में R, 4.5 R आ गया। ठीक है, सॉल्व करके अब 4.5 R आने के बाद आपको पता है कि CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है। CP इक्वल्स टू कैसे निकालोगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही तो चाहिए थी, तो CV प्लस R यानी कि 1 + 4.5 R, तो आपके पास क्या आ गया 5.5 R। ठीक है, क्या करना था आपको, मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी थी, हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी तो हमने एनर्जी लिखी, डिफरेंशिएट किया। F की ज़रूरत पड़ी तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला। उसके बाद हमारे पास CV तो निकल गया, लेकिन हमें CP निकालना था, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें जैसे ही CP हमने निकाला तो हमारा आ गया 5.5 R। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम चलता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अ बीम ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन इज स्कैटर फ्रॉम अ मेटल लैटिस। एक मेटल लैटिस पे आपने हाई एनर्जी बीम ऑफ न्यूट्रॉन गिराई। ठीक है, उसके बाद देखिए वेयर द स्पेसिंग बिटवीन न्यूक्लियाई इज अराउंड 0.4 नैनोमीटर, यानी कि लैम्डा गिवन है आपको 0.4 नैनोमीटर। उसके बाद इन ऑर्डर टू सी क्वांटम डिफ्रैक्शन इफेक्ट, अगर आपको क्वांटम डिफ्रैक्शन इफेक्ट सी देखना है, द काइनेटिक एनर्जी, अच्छा क्वांटम डिफ्रैक्शन इफेक्ट हमें दिख रहा है, तो बोल रहे हैं उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है न्यूट्रॉन की, जो कि ये आंसर आएगा। कैसे आएगा ये देखिए अब आप सॉल्यूशन। एक मेटल लैटिस है, मेटल लैटिस पे बीम ऑफ हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स की गिरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बतानी है। टू ऑब्जर्व क्वांटम डिफ्रैक्शन इफेक्ट, जब आप क्वांटम डिफ्रैक्शन इफेक्ट देखोगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ उस टाइम पे इक्वल हो जाएगी इंटर न्यूक्लियर स्पेसिंग के। और आपको पता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहती है, P इज इक्वल टू h/λ, क्लास 12 में पढ़ के आए हो। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ न्यूट्रॉन क्या होती है, E इज इक्वल टू P²/2m। यहाँ पे हमने P की वैल्यू रखी। ठीक है, अब लैम्डा यानी कि मेटल लैटिस है, तो आप लैटिस पैरामीटर भी बोल सकते हो, A इज इक्वल टू 0.4। H की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, मास पता है न्यूट्रॉन का, सारी हमने वैल्यू पुट करके ये हमारी निकल गई EK। काइनेटिक एनर्जी निकल चुकी है, देखो अब यहाँ पे जूल में निकली है, फिर हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया, फिर हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दिया इसको। अब ये 13 आ रहा है, ऑप्शन में 5.11, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन आंसर लिखेंगे। थोड़ी बहुत एरर आ जाती है, लेकिन अपना जो बिल्कुल सही आंसर है वो क्या होगा 5.11 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। अब चलते हैं 19 पर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास है m, मूव कर रहा है 1 डायमेंशन में, सेटिस्फाई द मॉडिफाइड स्क्रोडिंगर इक्वेशन। ये जो स्क्रोडिंगर इक्वेशन है ये वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे u क्या है, वेलोसिटी है किसकी, सबस्ट्रेट की। इफ नाउ दिस पार्टिकल इज ट्रीटेड एज अ गॉसियन वेव प्लेस। ठीक है, अगर हम इसको गॉसियन वेव पीक्ड मान ले, ठीक है, एट वेव नंबर K पे, तो बोल रहे हैं आपको ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है। आपको ग्रुप वेलोसिटी निकालनी है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए ग्रुप वेलोसिटी कैसे निकलेगी। तो देखिए सभी, स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए। एज्यूम करो कि d(sin/dx) क्या है, आयटा k साइन, और dy/d(sin) क्या है, माइनस आयटा साइन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में आप रखो, इसकी वैल्यू आपने रखी। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आयटा यहाँ पे आई के रख दी, उसके बाद यहाँ पे हमने रखा -i ओमेगा इंटू में साइन।
उसके बाद देखिए जैसे ही हमने इक्वेशन फर्स्ट में ये दोनों वैल्यू पुट की, हमारे पास ये कैंसिल आउट होके ये आ गया। उसके बाद ओमेगा की वैल्यू आ गई। उसके बाद जैसे ही ओमेगा वैल्यू आई, आपको फाइंड क्या करनी है, ग्रुप वेलोसिटी। याद रखना ग्रुप वेलोसिटी का ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ चुके हैं। तो देखिए Vg इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा आपके पास है, के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिए के रेस्पेक्ट में जैसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास ये आया, तो हमारे पास Vg क्या आ गया, h कट अपॉन में m माइनस u, ठीक है। ये हमारा था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सॉरी, ये हमारा सॉल्यूशन 19 का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नहीं हटा है, एक क्वेश्चन नंबर 19 था। अब चलते हैं 20 के ऊपर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन अ वन डायमेंशनल सिस्टम द बाउंड्री कंडीशन दैट द डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट इज एप्लीकेबल वेयर वैन एवर। बोल रहे एक वन डायमेंशनल सिस्टम के अंदर जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है कि भाई साइन का जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है वो आपका कॉन्टिन्यूस होना चाहिए हर पॉइंट पे। एप्लीकेबल कब होगा, केवल तभी होगा जब देयर इज़ अ बाउंड स्टेट एंड द पोटेंशियल हैज़ नो सिंगुलैरिटी एनीवेयर, ठीक है। ये आपका 20 का आंसर है, ठीक है। ईजी है ये तो। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 21 पे। 21 क्वेश्चन एक पार्टिकल है, ठीक है, मूविंग इन वन डायमेंशनल इज प्लेस्ड इन एन एसिमेट्रिक स्क्वायर पोटेंशियल वैल में रख दिया, एसिमेट्रिक है, ठीक है। ये रहा आपका पोटेंशियल वैल। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी एक्स इन द ग्राउंड स्टेट विल बी मोर क्लोजली रिजेंबल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसकी ये आपका वो क्या है, ये पोटेंशियल वैल है, इसके अंदर वेव फंक्शन है, वन डायमेंशनल हो रही है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये होगी, ठीक है। कैसे होगी, ऑप्शन से में काफ़ी सारे थे पर यही मैच की। कैसे की भाई, डेप्थ जैसे जैसे इंक्रीज़ होएगी वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज़ होगा, पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा तो प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इसी तरह इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। आपको याद रखना है डेप्थ इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 21 और जो बाकी के क्वेश्चन है वो हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। ये टिफर 2019 के क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गए यहाँ पे। थैंक यू।